बैकअप सेशन देखने का टाइम मिला क्रिश? नहीं नहीं, वो तो दोनों ही आ गए होंगे आपके पास, फिजिक्स का भी और मैथ्स का भी, दोनों ही सब। ओके 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 ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज। स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। तो हम कल वी वर डिस्कसिंग प्लेन मिरर्स, अगर आपको याद हो तो हम प्लेन मिरर्स का डिस्कशन शुरू करने वाले थे। ठीक है, तो प्लेन मिरर्स में हम सबसे पहले ये देखेंगे, हमने कल सब पढ़ लिया, लाइट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या होती है, टाइप्स ऑफ इमेजेस कौन कौन सी होती हैं, रियल इमेज क्या होती है, कब बनती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, कब बनती है, मिरर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। वो भी देख लिया था कैसे बनते हैं ना। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं, क्योंकि ये प्लेन मिरर है, जिस साइड पे स्लैंटिंग लाइंस होती हैं वो डिनोट करती है कि इस साइड में हमने कोटिंग की हुई है, सिल्वर की इस पे लेयर हमने डिपॉजिट करके ऊपर रेड कलर की पेंट कर रखा है। तो फ्रंट साइड कौन सी होगी? दूसरी वाली है ना, ये हमारी क्या होगी? फ्रंट साइड होगी। अब बात आती है कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है। तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बनाता है बेटा? अब वर्चुअल इमेज क्यों फॉर्म करता है, ये आपको 1 या 2 दिन के बाद जो टॉपिक आएगा उसमें क्लियर होगा। हाँ, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, वो कैसे बनाता है, वी विल बी डिस्कसिंग इट आफ्टर 2 days, क्योंकि हम तब तक रे डायग्राम्स और उन सब चीजों को बनाने के प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी नेक्स्ट थिंग, जितनी हाइट हमारी होती है, सुबह हम जब उठते हैं, चाहे टूथब्रश करें चाहे रेडी हो, जितनी हाइट हमारी है उतनी ही हाइट इमेज की भी होती है, या कम ज्यादा होती है? इमेज की हाइट सेम होती है। ठीक है, तो मतलब जो इमेज बनेगी, इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट के क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो इमेज जो बनेगी दैट विल बी ऑफ सेम साइज या सेम हाइट। ठीक है, इमेज विल बी ऑफ सेम साइज या हाइट। क्लियर है यहां तक? वेरी नेक्स्ट थिंग, जितना डिस्टेंस हमारा मिरर से होता है उतना ही डिस्टेंस हमारी इमेज का भी मिरर से होता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, एग्जाम्पल लेकर जैसे हम लेते हैं कि अगर हमारी आंख में कुछ चला जाता है तो हम मिरर के पास में जाते हैं देखने के लिए ऐसे, तो इमेज क्या दूर जाता है कि पास में आता है? इमेज भी पास में आता है। तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी प्लेन मिरर से होगा। तो मतलब हम क्या लिखेंगे? इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो इमेज will be formed at the same distance. Next important thing, प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है। क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन। इसका मतलब क्या होता है क्रिश? लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब होता है क्रिश? नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनो। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब कभी भी आप प्लेन मिरर के सामने जाकर खड़े होते हो तो क्योंकि आप ऑब्जेक्ट हो और आपको अपनी इमेज दिख रही है, ठीक है, तो आपका जो राइट होगा वो इमेज का क्या होगा?
लेफ्ट होगा और आपका जो लेफ्ट होगा वो इमेज का राइट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं कि प्लेन मिरर क्या करता है, लेटरल इन्वर्जन इंड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एम्बुलेंस वाला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस के आगे लिखा जाता है वो उल्टा लिखा जाता है। वो उल्टा इसलिए लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता होगा उल्टा क्रिश? वो इसलिए उल्टा लिखा जाता है ताकि जितने भी व्हीकल्स जो आगे चल रहे हैं वो जब अपने रियर व्यू मिरर में देखेंगे तो उनको वो सीधा लिखा नजर आएगा, क्योंकि मिरर क्या करेगा, उस उल्टे को क्या कर देगा, सीधा कर देगा। और जब सामने आगे चलने वाले ड्राइवर को अगर दिख जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है तो वो रास्ता छोड़ देगा और उसको साइड दे देगा ताकि वो आगे निकल जाए। समझ में आया? क्लियर नहीं हुआ लाइव सेशन स्टूडेंट्स? क्रेश, प्रियल, पार्थ, पलक, ईशान एंड वैभव। गुड, ठीक है, क्लियर क्लियर है सबको बेटा? गुड। अब चलते हैं आगे किस पे, स्फेरिकल मिरर्स पे। ये तो प्लेन मिरर्स की सारी कहानी हो गई खत्म यहां पे। नाउ लेट अस मूव आवर डिस्कशन टू स्फेरिकल मिरर्स। देखो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि इनको स्फेरिकल मिरर्स ही क्यों बोला जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, नाम इनका स्फेरिकल मिरर ही क्यों रखा? इनको स्फेरिकल मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको हम किसी ना किसी स्फीयर में से कट आउट करके बनाते हैं। स्फीयर समझते हो? स्फीयर 3D सर्कल, या जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, ये सब कौन सी शेप्स हैं? ये स्फीयर शेप है, इनको स्फेरिकल शेप बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अगर हम एक एज्यूम कर लें कि एक स्फेरिकल बॉल है, जैसे बास्केटबॉल मान लीजिए, अगर वो सारी बास्केटबॉल मिरर की बनी हो, किसकी बनी हो? मिरर की बनी हो। ठीक है, लेट सपोज ये मिरर की बनी है, या हम क्या कहें, मिरर भी ना बोले, ग्लास की बनी हो, ग्लास को बाद में हम उसको पेंट करके उसको मिरर बना लेंगे। ठीक है, अगर वो जो बॉल है वो कांच की बनी हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, तो उस ट्रांसपेरेंट जो ग्लास का जो स्फीयर है उसमें से अगर कुछ पोर्शन हम कट आउट कर लें, लेट सपोज हमने ये जो ब्लैक से हम कर रहे हैं, ये पोर्शन हमने उसमें से क्या कर लिया, कट आउट कर लिया, और इसका क्या बना लिया, मिरर बना लिया। तो क्योंकि ये कटआउट पोर्शन, ये पोर्शन कटआउट हमने किस में से किया, स्फीयर में से किया, इसलिए इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। समझ में आया? तो स्फेरिकल मिरर्स को स्फेरिकल मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी ना किसी स्फीयर में से ही कटआउट किए जाते हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? गुड, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, कॉनकेव मिरर इस तरीके का होता है, उसकी शेप, ये वाला पोर्शन कौन सा होता है जहां पे हमने क्या कर दिया, सिल्वर की लेयर डिपॉजिट कर दी, तो ये तो हो गई वो। फ्रंट कौन सी हो गई इसकी, ये वाली होगी साइड। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कॉनकेव मिरर को, हम कहेंगे, क्या कहेंगे, आपने क्लास लगाई थी हैं? अरे मजा आ गया, मजा आ गया, गुड। तो कॉनकेव मिरर कौन से मिरर होते हैं,
कॉनकेव मिरर वो मिरर होते हैं जिनमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो कहां से हो, वो बेंट इन सरफेस से हो। एक बार लिखते हैं फिर समझेंगे इसको। ए कॉनकेव मिरर इज ए मिरर A concave mirror is a mirror in which the reflection of light takes place at the bent in surface, bent इन सरफेस। मतलब कॉनकेव मिरर वो मिरर है जिसमें रिफ्लेक्शन कहां से होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट दी बेंट इन सरफेस। मतलब अंदर की तरफ जहां हमने उसको बेंड किया हुआ है, मतलब रिफ्लेक्शन किधर से होगा, इस साइड से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस साइड से। अगर ऐसा है तो यहां से जिस मिरर में रिफ्लेक्शन होगा उस मिरर को क्या कहा जाता है, कॉनकेव मिरर कहा जाता है। क्लियर है लाइव सेशन स्टूडेंट्स? पता चला कॉनकेव मिरर क्या होता है? सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर्स आर द मिरर्स इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द bulged out surface. Convex mirrors are the mirrors in which the reflection of light takes place एट दी, कहां होती है, एट दी बल्ज्ड आउट सरफेस, बल्ज्ड आउट सरफेस। क्लियर है? मतलब जैसे हमारी आई है तो हमारी आईज भी तो बल्ज्ड आउट है ना, तो इस तरीके का सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। हालांकि हमारी आईज में मिरर नहीं है, हमारी आईज में कॉन्वेक्स लेंस है, उस पर डिस्कशन करेंगे अब काफी दिनों बाद, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर क्लियर हुआ सबको, यस और नो? चलें आगे। तो लेट अस मूव लिटिल बिट फर्दर, अब डिस्कस करते हैं कुछ और चीजें इसमें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें टर्मिनोलॉजीज में हम क्या डिस्कस करेंगे कि टर्मिनोलॉजीज किसको बोला जाता है, कि अगर हम जैसे स्फेरिकल मिरर्स की दुनिया में अगर हम एंटर कर रहे हैं तो इनकी दुनिया में किस चीज को क्या कहा जाता है, हमें पहले वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जिसको जहां पे ना समझ आए बेटा आप जितनी मर्जी बार पूछ सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देखो, क्योंकि स्फेरिकल मिरर हमने किसी ना किसी स्फीयर में से निकाला है। स्फीयर क्या है, सर्कुलर शेप ही तो एक तरीके से। तो हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते होते हैं, क्रिश कैसे ड्रॉ करते हैं हम सर्कल, किससे, कंपस से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ना क्रिश। हाँ, तो कंपस से हम क्या करते हैं,
जो कंपास की पिन होती है उसे एक जगह रखते हैं और उसको ओपन करते हैं और फिर हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, तो जिस जगह पे हम कंपास की पिन रखते हैं वो उस सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। सिमिलर गोज फॉर द स्फेरिकल या स्फीयर ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी स्फीयर में से हमने स्फेरिकल मिरर को कट आउट किया, ठीक है, तो जिस स्फीयर में से हमने उस स्फेरिकल मिरर को कट आउट किया है उस स्फीयर का भी तो सेंटर होगा ना। ठीक है, तो उस स्फीयर का सेंटर ही इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्लियर है या नहीं है सबको, यस और नो? क्योंकि आप देखो अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो बेटा इस तरीके से कंप्लीट भी तो होगा ना, ये ऐसे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि स्फीयर है, स्फेरिकल शेप है, तो वो स्फीयर में से निकाली गई है। तो जिस स्फीयर में से निकाली गई है वो स्फेरिकल मिरर को जिस स्फीयर में से हमने कट आउट किया है उस स्फीयर के सेंटर को ही इस मिरर का क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है? चलो मैं बताता हूं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं एक बार सारा रब कर देता हूं, ध्यान से सुनना। द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is the क्या होता है, is the center of the holosphere of glass of which the spherical mirror is a part, of which the spherical mirror is a part। तो बेटा क्या मतलब हो गया इस स्टेटमेंट का, ध्यान से सुनिए सभी, कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। मतलब होलोस्फीयर ऑफ ग्लास, क्योंकि हमने जो बॉल सपोज करी थी, जो ग्लास की बॉल बनी है वो होलो है, अंदर से खाली है, जिसमें से हम कुछ पोर्शन कट आउट करते हैं और हमारा स्फेरिकल मिरर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां भी हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहा जाता है, वो सेंटर होता है किसका, उस होलोस्फीयर ऑफ ग्लास का जिसमें से हमने उस मिरर को कट आउट किया है, कट किया है, निकाला है। समझ आया या नहीं आया सबको? लाइव सेशन स्टूडेंट्स क्लियर हुई चीज या नहीं हुई? कृष बेटा क्लियर हुए कॉन्सेप्ट? ओके, प्रियल, पार्थ, ईशान, वैभव, पलक, पार्थ, अब ये तो बात हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर की, है ना। अब चलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखो सीधी सी बात है, जब कभी भी हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जितनी कंपास खोलते हैं वही तो उसका रेडियस होता है। नहीं पता क्या ये, है ना? हम कंपास को एक जगह पे रखते हैं, उसको ऐसे हमारी पेंसिल को घुमा देते हैं, तो जितनी कंपास ओपन होती है वही तो हमारा रेडियस होता है। तो इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर की स्टेटमेंट को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर की स्टेटमेंट समझ आ गई है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की स्टेटमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि
जहां जहां सेंटर लिखा हुआ है वहां वहां आप क्या लिख दीजिए, रेडियस लिख दीजिए, काम हो जाएगा। क्योंकि क्या हो जाएगा फिर, देखो स्टेटमेंट क्या होगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। तो समझ में आया रेडियस ऑफ कर्वेचर की स्टेटमेंट सबको क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चा पार्टी, यस और नो? कृष, प्रियल, ईशान, वैभव एंड पलक, चले आगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर है, बस अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 101% क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे ये m है लेट सपोज, और ये क्या है n, यहाँ से, ठीक है। तो ये जो mn पोर्शन है, द पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन टेक प्लेस, उसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, अपर्चर क्या होता है। अपर्चर किसे बोलते हैं, द पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जहां से क्या हो सके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन टेक प्लेस, उसे क्या बोलते हैं, हम अपर्चर बोलते हैं। तो ये यहाँ पे mn क्या है, क्योंकि ये mn सारा ये जो है ये पॉलिश्ड किया हुआ सरफेस है, ठीक है, इस पे सिल्वर लेयर डिपॉजिट की हुई है, तो mn हमारा क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लिखेंगे द पार्ट और द पोर्शन the part or portion of the spherical mirror from which reflection of light can take place is referred to as the aperture। the part या portion of the spherical mirror, स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट या वो पोर्शन जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, जो इस केस में क्या है, mn। समझ में आया लाइव सेशन स्टूडेंट्स, अपर्चर क्या होता है? कृष, प्रियल, ईशान, वैभव एंड पलक। कृष बेटा समझ में आया? Krish is experiencing network issues. नेक्स्ट टर्म है पोल। ये m ये n। तो अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर is referred to as the pole. The midpoint of the aperture is referred to as the
पोल। अपर्चर के मिड पॉइंट को ही पोल कहा जाता है। क्रिश बेटा क्लियर है या नहीं है? आपका बीच में बेटा डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। कौन से डायग्राम में ना? फ्री हैंड में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप कोई रे डायग्राम बना रहे हो तो वहां पे आपको स्केल और सब चीजें यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये अपर्चर है। अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, अपर्चर का ये जो मिड पॉइंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्लियर है? मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर इज रेफर्ड टू एज इट्स पोल। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? बिल्कुल, देखो ये पोल है, हमें पता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? लेट्स सपोज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन पास हो रही होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम क्या लिखेंगे? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेफर्ड टू एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या लिखेंगे? लिखते हैं द स्ट्रेट लाइन passing through the pole and center of curvature is referred to as the principal axis. Is referred to as the principal axis. The straight line passing through the pole and center of curvature is referred to as the principal axis. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है सारी टर्म्स? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलते हैं किस पे? प्रिंसिपल फोकस। चलो डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस को हम कॉनकेव मिरर के लिए अलग डिस्कस करेंगे और कॉन्वेक्स के लिए अलग करेंगे। तो अभी कॉनकेव की बात चल रही है, तो कॉनकेव मिरर के लिए ही बात करते हैं इसकी। ठीक है, बिल्कुल। ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल फोकस, कॉनकेव मिरर की बात चल रही है कि प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है कि जहां पर जितनी भी लाइट रेज, आई रिपीट, जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सबको पता ही है, अभी पढ़ा है हमने। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आ रही हो, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जिस पॉइंट से पास होती हैं, उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। उसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। समझ में आया?
तो कॉन्केव मिरर का केस पढ़ रहे हैं, तो कॉन्केव मिरर में हम प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे कि जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास होती होंगी या जिस पॉइंट से पास होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। समझ में आया लाइव सेशन स्टूडेंट्स? क्रिश, प्रियल, वैभव, क्रिश, कोई डाउट प्रिंसिपल फोकस में? गुड, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस का डिस्कशन। अब चलते हैं इसी में ही, हम इसी डायग्राम में ही डिस्कस कर लेते हैं फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब फोकल लेंथ क्या होती है बच्चा पार्टी? ध्यान से सुनिएगा। प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को ही हम फोकल लेंथ बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस between the pole and the focus of a spherical mirror is known as its focal length. क्लियर है या नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज रेफर टू एज इज नोन एज इट्स फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितनी हम कंपास खोलते हैं वही हमारा क्या होता है? रेडियस होता है। तो कंपास जितनी खोलेंगे दैट मीन सेंटर से बाउंड्री तक की तो खोली हमने, सेंटर से इस बाउंड्री तक की तो कंपास खोली है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या कहा जाएगा? रेडियस ऑफ, ये होता है रेडियस ऑफ कौन? बेटा हम कंपास जितनी ओपन करते हैं वही तो हमारा उस सर्कल का रेडियस होता है। तो हमने कंपास सेंटर पे कंपास रखी और हमने क्या करा? हमने कंपास ओपन करी और सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो जितना ओपन करेंगे कंपास वही हमारा रेडियस होता है। ठीक है, इस केस में सी से पोल तक के डिस्टेंस ये हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। बस इतनी सी बात। क्लियर है जलज? अभिनव क्लियर है बेटा? ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमें क्लियर हो गया। अब एक बात ध्यान में रखनी है, मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूं कि बेटा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये तो कैपिटल आर, ये तो रेडियस हो गया। इसके बिल्कुल सेंटर पे, मिड पॉइंट पे फोकस होता है। याद रखना हमेशा, जो फोकस होगा ना, प्रिंसिपल फोकस होगा, वो इस पूरे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेड से जो डिनोट कर रहा हूं, इसका बिल्कुल जो मिड पॉइंट होगा ना बेटा, वहां पे प्रिंसिपल फोकस मौजूद होता है। समझ में आया? तो अगर वो मिड पॉइंट पे है
और फोकल लेंथ यहां से लेकर यहां है, तो एक तरीके से फोकल लेंथ रेडियस की हाफ नहीं हो गई क्या? नहीं समझे? फोकल लेंथ रेडियस की हाफ नहीं हो गई, F इक्वल्स टू r/2 नहीं हो गया, या रेडियस कहें तो फोकल लेंथ का डबल नहीं हो गया क्या? लाइव सेशन स्टूडेंट्स, क्रिश बेटा समझ में आया ये? दोबारा सुनो। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने जितनी कंपास खोली, ये हमारा रेडियस होगा कि नहीं होगा? क्रिश बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये, है ना? और मैंने आपको बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, सेंटर मिड पॉइंट होगा, वहां पे ही कौन होता है? हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। समझ में आया? तो अगर हम ये मान लें कि रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और फोकस कहां पे लाई करता है? मिड पॉइंट पे। मतलब फोकस कहां पे होगा? सेंटर पे होगा। मतलब किस जगह पे होगा? 5 सेंटीमीटर पे तो होगा, यहां से 5 सेंटीमीटर, तभी तो वो सेंटर पे हुआ। ठीक है, अब यहां से देख लो फोकल लेंथ क्या होती है। फोकस से प्रिंसिपल, फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। अब आप देखो फोकल लेंथ कितनी है इस केस में? 5 सेंटीमीटर दिख रही सबको? यस और नो? ठीक है, और रेडियस कितना दिख रहा है हमें? 10 सेंटीमीटर। तो हम यही तो बोलना चाह रहे हैं कि रेडियस फोकल लेंथ का क्या होता है बच्चा पार्टी? डबल होगा, या फोकल लेंथ रेडियस की क्या होगी? हाफ होगी। क्रिश नहीं समझ में आया अभी भी? क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। हाँ वो तो आगे चलो। क्लियर है ना क्रिश? चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम किसको? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जहां मर्जी से क्वेश्चन लेके आओ। साइन कन्वेंशंस, ये चीज नहीं छापनी बेटा, साइन कन्वेंशंस छापना है। पक्का? ये भी ना किस कौन मैडम? कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। देखो साइन कन्वेंशंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। साइन कन्वेंशंस क्या है कि हमें बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइव सेशन स्टूडेंट्स बेटा ध्यान से सुन लेना। आप ये मान लो कि इस पूरे चैप्टर की नहीं जान नहीं है, साइन कन्वेंशंस पूरे चैप्टर की जान है, और जिसको नहीं समझ में आएगा तो उसकी जान निकल जाएगी। ठीक है, तो बेटा इसलिए इसमें अगर आपको 0.00001% भी कहीं भी डाउट रह गया तो आप जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया होगा 101% इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। पेपर देने आप चाहे जाओ या ना जाओ, ये क्वेश्चन जरूर जाएगा, ये मान लो। ठीक है, तो ये किसी भी हालत में अगर आपको इसमें 0.00001% भी कहीं भी थोड़ा सा भी धुंधला या कुछ डाउट रह गया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप न्यूमेरिकल पे टाइम वेस्ट
मत करना, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल पे टाइम वेस्ट करोगे वो एट द एंड गलत ही होगा अगर आपको साइन कन्वेंशंस नहीं आते तो। साइन कन्वेंशंस आते हैं देन ओनली यू विल बी इन ए पोजीशन टू अटेम्प्ट ए न्यूमेरिकल, अदरवाइज न्यूमेरिकल की तरफ देखना भी मत, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, वो आपका टाइम और खराब करेगा और आंसर तो गलत ही आना है। ठीक है, इसलिए साइन कन्वेंशन समझना बेहद जरूरी है। क्लियर है ना लाइव सेशन स्टूडेंट्स? क्रिश, प्रियल, वैभव एंड ईशान, बेटा साइन कन्वेंशंस क्रिश बेटा बहुत अच्छे से समझ लेना, अदरवाइज ना मैं बचा नहीं पाऊंगा किसी को भी अगर साइन कन्वेंशंस नहीं आते होंगे, और है भी बहुत इजी। तो चलो कहना नहीं चाहिए वैसे तो, उनको 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता है, क्या, क्योंकि सेशन रिकॉर्डेड पे है ना, रिकॉर्डेड लाइन पे, तो इसलिए चलो मैंने इसलिए बोला बेटा आपके एटलीस्ट 30 प्री बोर्ड्स लेंगे हम। क्या बेटा स्कूल वाले नहीं लेते तो हम स्कूल वाले थोड़ा है। ठीक है, तो आपके एटलीस्ट 30 प्री बोर्ड्स होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब आप बेटा 30 प्री बोर्ड्स दे चुके होगे ना, उसके बाद आप कहोगे कि कोई बात नहीं, बोर्ड जो भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब मर्जी आ जाए। तो वो काम होना चाहिए, एटलीस्ट जियो के स्टूडेंट्स में ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए भी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर चाहे कल ही ले लें। ठीक है, तो सुनते हैं साइन कन्वेंशंस क्या है। साइन कन्वेंशंस बेसिकली ध्यान से सुनो कि हमें कहां पे कौन सा साइन यूज करना है, किस चीज के साथ पॉजिटिव साइन यूज करना है, किस चीज के साथ नेगेटिव साइन यूज करना है, ये सब चीजें हमने समझनी है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जितने भी डिस्टेंसेस हमने मेजर करने हैं, जितने भी डिस्टेंसेस हमने मेजर करने हैं, वो सारे के सारे डिस्टेंसेस हमेशा 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 पोल से ही मेजर किए जाएंगे। क्लियर है? सबसे पहली बात यह है कि जितने भी डिस्टेंसेस हमने ऑप्टिक्स में मेजर करने हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाएंगे? पोल से मेजर किए जाएंगे। सबसे पहली बात क्लियर है? ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड टेकिंग द पोल एज द ओरिजिन। तो आप लिख सकते हैं इसको, all the distances will be measured taking the pole as the origin। All the distances will be measured taking the pole as the origin। सारे के जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो हमेशा कहां से मेजर करने हैं? पोल से मेजर करने हैं। नहीं ऐसा नहीं पूछा, ऐसा नहीं कहेगा कि साइन कन्वेंशन पहला नंबर 1 बताओ। देखो साइन कन्वेंशन आने के चांस कम होते हैं, न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, वो 101% आएगा। लगेंगे बेटा इजी, अभी तो 30 प्री बोर्ड होंगे।
ठीक है, तो ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर टेकिंग द पोल एज द ओरिजिन। पोल से ही सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे। या बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्केल होगा, उस स्केल का जो जीरो होगा वो हमेशा 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 पोल पे ही होना चाहिए। आपके स्केल का जो जीरो होता है ना, स्केल पे जीरो होता है कि नहीं होता है? क्रिश, प्रियल और कौन है? ईशान। क्रिश, प्रियल, वैभव एंड ईशान। ध्यान रखिएगा कि जो आपके स्केल का जो जीरो होगा वो हमेशा किस पे होना चाहिए? पोल पे होना चाहिए। वो पोल पे ही होना चाहिए, वो कहीं और नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमने कोई ऐसा डिस्टेंस मेजर करना है, लेट्स सपोज यहां पे कोई इमेज है, हम मानते हैं कि इस जगह पे इमेज बनी है कोई, ठीक है, ये हमने यहां पे इमेज बना दी है, ठीक है। अब इमेज इस मिरर से कितनी दूर पड़ी है, वो अगर डिस्टेंस हमें मेजर करना होगा तो हम वो मेजर कहां से करेंगे? पोल से मेजर करेंगे, स्केल की मदद से मेजर करेंगे। तो हम यहां पे स्केल रखेंगे, ठीक है, हमने यहां पे स्केल रखा और यहां पे इन सच ए वे कि यहां पे हमारा क्या होना चाहिए? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पोल से राइट डायरेक्शन की तरफ। पोल से, इस केस में हम पोल से राइट डायरेक्शन की तरफ मेजर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बताओ? ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंसेस जो पोल से राइट डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे, ऑल दोज डिस्टेंसेस विल ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव। वो सारे के सारे डिस्टेंसेस हमने क्या लेने हैं? पॉजिटिव लेने हैं, ठीक है। कौन से? जितने भी डिस्टेंसेस हमने पोल से राइट डायरेक्शन की तरफ मेजर करने होंगे, वो सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या लिए जाएंगे? पॉजिटिव लिए जाएंगे। क्लियर है सबको? लाइव सेशन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा? ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई यहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ब्लू से दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट सबको, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूर पड़ा है, तो ये डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा? कहां से मेजर किया जाएगा? पोल से मेजर किया जाएगा। बट हमने तो ये कहा था कि पोल का जो स्केल का जो जीरो होगा वो कहां होना चाहिए? पोल पे होना चाहिए। तो इस केस में कैसे होगा वो पॉसिबल? हम स्केल को क्या कर देंगे? उल्टा करके रख देंगे यहां पे। अब हमने स्केल को उल्टा रख दिया सच ए वे कि यहां पे 0 आ गया, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम देखो, अब अगर ध्यान से देखेंगे आप, अब हम पोल से किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस? लेफ्ट। पोल से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं? अब मेजर कर रहे हैं। तो ऑल दोज डिस्टेंसेस, वो सारे डिस्टेंसेस जिन डिस्टेंसेस को हम पोल से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मेजर करते हैं, आई रिपीट, ऑल दोज डिस्टेंसेस जिनको हम पोल से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मेजर करते हैं, ऑल दोज डिस्टेंसेस आर ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। वो सारे के सारे डिस्टेंसेस कैसे लिए जाएंगे? नेगेटिव लिए जाएंगे। क्लियर है या नहीं? पूछ रहे हो? क्रिश, प्रियल, वैभव एंड ईशान क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट? चलें आगे बढ़े? बड़े आगे बोलते ही नहीं हो बेटा। अब करते हैं बात, बेटा कॉन्वेक्स में भी यही इंप्लीमेंट रहेंगे। हाँ, बस। अब चलते हैं कि जितने भी डिस्टेंसेस, दो तो हमने 2-3 तो पढ़ लिए, अब आगे चलते हैं
कि जितने भी डिस्टेंसेस हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, अब सबसे पहली बात प्रिंसिपल एक्सिस ये है कि नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमें मालूम है, ठीक है। जितने भी डिस्टेंसेस हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली इन दी अपवर्ड्स डायरेक्शन मेजर करने होंगे, जितने भी डिस्टेंसेस हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड्स डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में अगर हमने मेजर करने होंगे तो वो सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे। वो सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या लिए जाएंगे बच्चा पार्टी, पॉजिटिव लिए जाएंगे। कौन से सारे डिस्टेंस, वो सारे डिस्टेंस जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखो, ये ऑब्जेक्ट पड़ी है, अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट हमने मेजर करनी होगी तो बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करेंगे तो इसकी हाइट क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, क्योंकि जितने भी डिस्टेंसेस हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और ऊपर की डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिए जाते हैं। क्लियर है? ऑन द अदर हैंड जितने भी डिस्टेंसेस हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मेजर करने होंगे, जितने भी डिस्टेंसेस हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इन दी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन मेजर करने हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेस बच्चा पार्टी क्या लिए जाएंगे, नेगेटिव। क्लियर किसको नहीं है बताइए? क्रिश, प्रियल, वैभव एंड ईशान क्लियर है या नहीं है? तो यहां तक चीजें क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट? साइन कन्वेंशंस क्लियर हुए? अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। और अभी किसके केस की किसकी बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर। अब क्वेश्चन उठता है कि रूल्स क्या हैं, रूल्स कौन से हैं, क्या किस चीज के रूल्स हैं? तो देखो ये बेसिकली क्या है कि अगर पहली बात तो रे डायग्राम्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर हमें रे डायग्राम बनाना आ जाए तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जैसे कॉनकेव मिरर के अगर हमने रे डायग्राम सीख लिए तो होगा क्या, हम कॉनकेव मिरर के सामने जहां मर्जी ऑब्जेक्ट पड़ी हो हम उसकी इमेज को ढूंढ पाएंगे अगर हमें उसके रे डायग्राम्स आते हैं तो रे डायग्राम्स आने का फायदा क्या है कि अगर हमें रे डायग्राम्स की नॉलेज होगी तो हम किसी गिवन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, जहां मर्जी पड़ा हो, हम उसकी इमेज को लोकेट कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, वो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी, सीधी बन रही होगी या उल्टी बन रही होगी, मतलब इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो ये सारी की सारी नॉलेज हम तब दे सकते हैं जब हम रे डायग्राम्स के बारे में जानकारी हमें होगी। तो समझ में आया? अब रे डायग्राम्स बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि बस उठे और रे डायग्राम्स बनाने शुरू कर दिए, नहीं। रे डायग्राम्स बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे, जिन रूल्स की बदौलत या जिन रूल्स की हेल्प से ही हम रे डायग्राम्स बना पाएंगे। तो वो रे डायग्राम्स भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बिकॉज देन ओनली यू विल बी इन ए पोजीशन टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। समझ में आया? तो सबसे पहला रूल सुनते हैं।
कॉनकेव मिरर की बातचीत हो रही है, हमें मालूम है। तो पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल ये बोलता है कि जितनी भी लाइट रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आई रिपीट, जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही होंगी, पैरेलल आ रही होंगी मिरर के तरफ, मिरर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी, जितनी भी लाइट रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर विल पास थ्रू फोकस, वो हमेशा 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 किस में से पास होंगी? फोकस से पास होंगी, अगर वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, और अगर वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो दोबारा रूल नंबर 1 सुन लीजिए कि जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर विल पास थ्रू फोकस। हाँ, यहां से भी बना सकते हो ना, यहां से भी बना सकते हो। तो चाहे वो ऊपर से पैरेलल हो, चाहे नीचे साइड से पैरेलल हो, तो बेटा बस पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। अब आते हैं सेकंड रूल पे। सेकेंड रूल फर्स्ट रूल का बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा रूल है इसका, उल्टी बात करता है। वो क्या बोल रहा है कि जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल फोकस से पास करती हों, जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती हैं। क्लियर है या नहीं? दोनों रूल्स सब बच्चों को, लाइव सेशन स्टूडेंट्स, बच्चा पार्टी, रूल्स क्लियर हुए? क्रिश, प्रियल एंड वैभव, दोनों रूल्स क्लियर हुए या नहीं हुए? सेकंड रूल दोबारा सुन लीजिए। सेकंड रूल कहता है कि जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही होंगी, मिरर की तरफ आते वक्त वो प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही होंगी, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर जाएंगी। समझ में आया क्रिश? अब क्लियर है कि नहीं है? दोनों रूल्स क्लियर हैं? अब चलते हैं आगे। थर्ड रूल, ध्यान से सुनिए। थर्ड रूल ये कहता है कि जितनी भी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, आई रिपीट, थर्ड रूल ये कह रही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है, तो ध्यान से सुनना। जितनी भी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से चली जाएंगी वापस। मान लो ये लाइट रेज ऐसे आई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी, ठीक है, तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगी। समझ में आया? अब ऐसा क्यों होता है? जलज पता है नहीं? सुन लो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अभी यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वहां से समझ आ जाएगा।
का पढ़ाया था। अब देखो नॉर्मल जो यहां हमने बना रखी है, ये कितना एंगल बना रही है सरफेस के साथ? 90 डिग्री बना रही है। अब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पूरे मिरर पे आई रिपीट, पूरे मिरर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप जहां मर्जी लाइट रे ड्रॉप कर दो, वो लाइट रे उस मिरर के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है। आई रिपीट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रे मिरर के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है। चाहे वो मिरर पे, पूरे मिरर पे कहीं भी हो, वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो। ठीक है, अब अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब वो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, मतलब वो नॉर्मल है। नॉर्मल हुई ना वो, तो हमने क्या कहा कि वो नॉर्मल है। तो अगर यही नॉर्मल है और हमने बोल दिया कि इसी पे ही कौन सी आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे भी इसके ऊपर ही आ रही है ऐसे, तो इंसिडेंट लाइट रे अगर ये है, नॉर्मल भी अगर ये है, तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल नहीं बनेगा क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री नहीं होगा ना? ठीक है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उस लॉ को सही रखने के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी उसी रास्ते से वापस चली जाती है, ताकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का ही एंगल बनाए। लाइव सेशन स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्रिश, प्रियल एंड वैभव, क्लियर हो गया ना बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट था ये। क्रिश बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुड, क्लियर है थर्ड सबको रूल। अब चलते हैं लास्ट 4th रूल पे। फोर्थ रूल कहता है कि जितनी भी लाइट रेज जो पोल पे इंसिडेंट करती हैं वो इक्वल एंगल सब्स्टिट्यूट करती हैं, एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, क्लियर है? मतलब पोल पे जो भी लाइट रे इंसिडेंट करेगी वो इक्वल एंगल सब्स्टिट्यूट करेगी किस पे? पोल पे। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब चलते हैं किस पे? डायग्राम तो बनाए नहीं अभी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे कहते हैं? कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितनी दूर पड़ा है। जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने मिरर से कितनी दूर रखा है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है या नहीं है? दोबारा सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट को हमने मिरर से जितनी दूर रखा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बेटा, भूलना मत। याद रखना, जो ऑब्जेक्ट होगा ना, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे ही रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे ही रखा जाएगा। दोबारा सुन लो, ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा। अब उससे क्या होगा? मिरर के लेफ्ट मतलब पोल के लेफ्ट पे रखा जाएगा।
पोल के लेफ्ट पे रखा जाएगा, तो जब हम पोल से लेफ्ट की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो सारे डिस्टेंसेस क्या लिए जाते हैं, नेगेटिव लिए जाते हैं। तो आप याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो बिना सोचे समझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ किसका सिंबल लगाना है, माइनस का सिंबल लगा देना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे ही पड़ा होगा, उसके ऊपर दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे सोचने बैठ जाओ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे ही पड़ा होगा पोल से। इस वजह से पोल से लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव लिए जाते हैं। इसीलिए याद रखना, यू विल ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव। क्लियर है या नहीं है? क्रिश, प्रियल, वैभव, कोई डाउट? गुड, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब बात करें फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, तो फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है स्मॉल f से। स्मॉल f की मदद से हम फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मिरर फॉर्मूला, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में 110% काम आएगा। 110% ये आपके काम आएगा अगर सीबीएसई से सिलेबस से डिलीट ना करे तो, क्योंकि अभी ट्रेंड थोड़ा सा ट्रेंडिंग में है ना सिलेबस डिलीट करना, तो अभी ट्रेंड चल रहा है, क्या पता कुछ और डिलीट हो जाए। तो इसलिए मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला सुनिए क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/, ये होता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहां पे v कौन है, इमेज डिस्टेंस है, अभी पढ़ा हमने ऊपर। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, तो बेसिकली मिरर फॉर्मूला है क्या, मिरर फॉर्मूला एक रिलेशनशिप है बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब सवाल उठता है कि ये कैसे यूज में लिया जाएगा, तो 99% क्वेश्चंस में, 99 नहीं 100 ही बोलते हैं क्योंकि हम जैसे तैसे कर लेते हैं उसमें, सभी क्वेश्चंस में जिसमें हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें होगा क्या, उसमें इन तीनों में से एक नहीं पता होगा बस। v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ। इन तीनों में से एक चीज मिसिंग होगी, गायब होगी, और उसे हमें ढूंढने को बोल दिया जाएगा, तो उसे हम इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है या नहीं है? क्लियर? तो ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। आगे एक और फॉर्मूला आएगा हमारे, लीनियर
इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किसको? लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन कहती क्या है, इसका कहां काम आएगा, कहां काम आएगी लीनियर मैग्निफिकेशन? तो याद रखिएगा बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन हमें यह बताती है, लीनियर मैग्निफिकेशन हमें यह बताएगी कि जो इमेज बनेगी या इमेज बन रही है, क्या वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर इमेज है, या क्या वो इमेज हाइट में ऑब्जेक्ट से बड़ी है, या क्या वो इमेज हाइट में ऑब्जेक्ट से छोटी है। इन सभी बातों की जानकारी हमें लीनियर मैग्निफिकेशन से ही मिलेगी। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपको आपके बोर्ड्स में काम आएगा ही आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके दो फॉर्मूलाज हैं, दो तरीकों से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक और एक्सप्रेशन है, एक और फॉर्म है जिसमें हम इसको लिख सकते हैं, वो क्या है, m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, जहां पे एच आई क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, और ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो हमारे पास ये दो सुंदर एक्सप्रेशंस हैं किसके, लीनियर मैग्निफिकेशन के। m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, और दूसरा कौन सा है, m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच। ये दो एक्सप्रेशंस हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी टर्म है जो हमें इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दे देती है कि इमेज बराबर साइज की बनेगी, या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, या इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। हमें पूरी नॉलेज मिल जाएगी अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में जानते होंगे। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? क्या बोल रहे हो बेटा? रे डायग्राम्स थोड़े से ना बेटा, देखो सारे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारे करवाने के लिए वी विल बी नीडिंग 1 more hour। ठीक है, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उसे ऐसे जल्दी जल्दी में तो करवाना नहीं है किसी भी एंगल में। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, क्योंकि आज आपकी फिजिक्स की थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ें पढ़ी हैं हमने, थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, तो आप इसको टाइम दीजिए आज सभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आएगा ही आएगा। आप ये मान लो कि जो आज हमने पढ़ा है ये 3 नंबर का तो है कम से कम, पूरे बोर्ड में से 3 नंबर का आज हमने करा है। ठीक है, 3 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो सबसे ज़्यादा वेटेज बहुत है इसकी, हो सकता है मैंने इसलिए बोला 5 नंबर तक कवर हो गया होगा, बट 5 से ऊपर नहीं आज के लेक्चर में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बैकअप सेशन जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा करते हैं, मैथमेटिक्स की क्लास वी विल बी शेड्यूलिंग इट टुमारो। ठीक है, मैथमेटिक्स की क्लास कल लेते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि 30 मिनट्स की क्लास से कुछ नहीं होगा मैथमेटिक्स में। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा जो भी है वो बेशक कट गया है, ठीक है, बट उसको हम एक लेक्चर देंगे।
अलग तो इसलिए ऐसे बिल्कुल हम छोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि पता है क्या है, सीबीएसई वालों ने कह दिया कि काट दिया, अब वो कल को पेपर में दे दें तो इनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, हालांकि होगा नहीं ऐसे, बट फिर भी पॉसिबिलिटी है तो हम उसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए कल वाले लेक्चर में हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि आज फिजिक्स लंबी हो गई क्लास, तो हम ऐसा करेंगे कल मैथमेटिक्स 1.5-2 घंटे खींच देंगे कल। ठीक है, सो लाइव सेशन स्टूडेंट्स, वी विल बी मीटिंग टुमारो एट शार्प 6:45। टिल देन टेक केयर बच्चा पार्टी, बाय बाय।